हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, दैट इज नीट की काउंसलिंग। एक बार तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए जानना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या स्टेप्स होंगे इसके, कितनी फीस लगेगी, कौन से कॉलेज हमें चूज करने हैं, कैसे सारी प्रोसेस होने वाली है, स्टेट काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, हमारे स्टेट का कॉलेज हमें कैसे ले सकते हैं, या हमें आयुर्वेदा वाली काउंसलिंग करवानी है, आयुष कोर्सेज में काउंसलिंग करानी, तो वो कैसे करा सकते हैं। हर एक चीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जो जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, से याद आया कि भाई देखो, तुम अगर 450 प्लस स्कोर कर रहे हो जनरल ओबीसी कैटेगरी में, तो तुम प्लीज काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लेना, मेरी प्लीज मानो। और 450 प्लस अगर आ रहे हैं तो काउंसलिंग में जरूर बैठना। देखो, हमें पता नहीं है इस बार, देखो पेपर ऑब्वियसली टफ था तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कट ऑफ है वो डाउन चली जाएगी। अब बताया जा रहा है कि 480 से 500 के रेंज में बहुत सारे बच्चे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि भाई 450 तक अपन मान सकते हैं कि अगर कोई 450 ला रहा है तो वो काउंसलिंग में तो डेफिनेटली बैठ सकता है। तो अगर तुम जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 450 प्लस तुम्हारे मार्क्स है, तो प्लीज सिट इन द काउंसलिंग। और अगर तुम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 350 प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स है, तो तुम डेफिनेटली काउंसलिंग में बैठ सकते हो, क्योंकि इस बारी कट ऑफ कम जाएगी। और क्या पता हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या हमें BDS वाला कॉलेज मिल जाए, या फिर हमें आयुष वाले कॉलेजेस मिल जाए। हो सकता है ऐसा, मतलब आयुष वाला जो हम काउंसलिंग कराएंगे उसमें मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे कैसे होती है, सारी चीजें बताती हूँ। देखो, जो नीट की काउंसलिंग होती है, जो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, वो 3 कोर्सेज MBBS BDS और नर्सिंग के लिए है। अब जो काउंसलिंग करवाते हो उसमें 2 कोटा आते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अगर तुम रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, तो तुमने सुना होगा और तुमने लास्ट ईयर करवाई भी होगी। और नहीं हो, फ्रेशर हो, इस बार पहली बार करा रहे हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 कोटा होते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है। अब तुम्हारे स्टेट में एक कॉलेज है, लेट्स से कि मैं राजस्थान से हूं, तो मेरे राजस्थान में जयपुर में SMS कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अभी SMS मेडिकल कॉलेज में लेट्स से कि 1000 सीट्स है। 1000 सीट के अंदर से 15% जो सीट होंगी, 1000 का 15% निकालो, ये 15% सीट जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। और बची हुई जो 85% होती है वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है। क्या मतलब होता है इसका? ऑल इंडिया कोटा का मतलब है कि इस 15% सीट के ऊपर पूरी इंडिया के अंदर कहीं से भी बच्चा आके एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज, मतलब इस मेरे स्टेट के पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर स्टेट वे स्टेट नहीं लगता है, यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चा 15% बच्चा उठाया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बची हुई जो 85% सीट्स होंगी, 1000 का 85% गिन लो, इसमें जो 85% सीट होती है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे ही फिल करते हैं, मतलब उस स्टेट के बच्चों को ही वो कॉलेज मिलता है। समझ में आई बात? हालांकि राजस्थान इज अ ओपन स्टेट, ओपन है, दैट मीन्स कि बाकी स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर अलाउड होते हैं। ऐसा नहीं कि 85% सीट केवल राजस्थान वाले बच्चों को ही होती है, ऐसा नहीं है, बाकी स्टेट्स भी अलाउड होते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट ओपन होते हैं, कुछ स्टेट क्लोज्ड होते हैं। जो क्लोज स्टेट होते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं कि भैया हमारे पर्टिकुलर स्टेट का ही बच्चा आएगा, हम किसी और स्टेट को नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास कोटा चलता है। अब ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है, 15% सीट्स यहाँ से फिल करी जाती हैं, और MCC इसको कंडक्ट कराता है। MCC है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ कमेटी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। अब इसके थ्रू कौन कौन सी सीट्स फिल होती हैं? एक होता है गवर्नमेंट, जो आपकी MBBS कॉलेज है, BDS कॉलेज है, इसकी 15% सीट्स। जितने भी ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया जितने भी एम्स हैं, सारे के सारे एम्स, हर एक एम्स में सीट फिल होती है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, कहीं स्टेट कोटा नहीं लगता। BHU, जिपमर, AMU, DU, IP यूनिवर्सिटी जो आपके पास में है, IPU के अंदर देखो, IP में, IPU एक यूनिवर्सिटी है ना, IP यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन उसमें से जो 2 कॉलेजेस हैं उनके लिए जो आपका काउंसलिंग अगर आपको करानी है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहां पर सीट्स मिल सकती हैं। वो 2 कॉलेज कौन से हैं? VMMC, जिसका नाम आपने सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 कॉलेजेस हैं जो IP यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और इनके अंदर सीट आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU वगैरह हो गया, AMU हो गया आपके पास में, ये इनके अंदर इसके थ्रू एडमिशन मिल रहा होता है ऑल इंडिया के थ्रू। जामिया के अंदर भी होता है, ESIC में भी 15% सीट्स AIQ की सीट्स होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है उसमें 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। AFMC में भी अगर आपको एडमिशन मिल रहा है या आप लेना चाहते हो, तो AFMC के लिए भी आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, जो MCC कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब AFMC के लिए देखो, पहले तुम्हें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, जिसमें तुम्हारे मेडिकल टेस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर होती है।
देन तुम्हारा वहां पर एडमिशन हो रहा होता है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको एक अलग वीडियो में बता दूंगी। प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए है, और एएफएमसी के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली ले आऊंगी। एक हमारे पास में CW कोटा होता है, चिल्ड्रन एंड विडो कोटा, इसका भी ऑल इंडिया के थ्रू 15% जो होता है वो सीट्स फिल करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी स्टेट कोटा हमारे पास में 85% होता है, वो हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक वेबसाइट है जहां से मैं जाकर मेडिकल की सीट्स के लिए अपनी काउंसलिंग करा सकती हूँ, ठीक है। वो 85% सीट्स फिल करते हैं। हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है जहां पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बैठा है तो अलग रजिस्ट्रेशन, यहाँ है तो अलग रजिस्ट्रेशन, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, अलग अलग पैसे भरने पड़ेंगे। दोनों का आपस में कोई खास लेना देना नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं करते, दोनों की अलग अलग प्रोसेस चलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहाँ एडमिशन, मतलब कहाँ कौन कौन सी कॉलेजेस में आपको मिल रहा होता है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, BDS कॉलेजेस होती हैं, उनकी 85% सीट स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है। जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, 100% सीट्स आपकी स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके बिना भाई काम नहीं चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हिंदी में मूल निवास पत्र कहते हैं। अगर नहीं है तो अभी अप्लाई करो, अभी बनवा लो, क्योंकि देखो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में तुम्हें हो सकता है टाइम ना मिले, इसलिए डॉक्यूमेंट्स तुम पहले से ही प्रिपेयर करके रखो इफ यू वांट टू सिट इन काउंसलिंग। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मान लो कि तुमने छठी सातवीं आठवीं किसी और पर्टिकुलर स्टेट से करी है, तुमने 10th 11th किसी और स्टेट से कर ली, तुमने 12th किसी और स्टेट से कर ली, अगर तुमने ऐसे स्टेट्स बदले हैं, तुम्हारे ऐसी कंडीशन रही है, तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा स्टेट वाली काउंसलिंग में बैठ सकते हो, नहीं। यहाँ पर अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हुई तो भाई देखो ये चोरी होती है, पकड़ी जाती है, ठीक है। अपन को ये काम नहीं करने हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट तुम्हें करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही तुम एलिजिबल होने वाले हो। तो मल्टीपल स्टेट्स के लिए यू आर नॉट अलाउड। अभी तुम्हारे पास में मेडिकल की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, वो MCC कंडक्ट कराता है। मैं पूरा प्रोसेस तुम्हें बताती हूँ, पहले अपन ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या होता है। इनकी एक वेबसाइट होती है mcc.nic.in, ये ही है ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा अगर आपको कोई और वेबसाइट मिल रही है दैट मीन्स वो फेक है। इसी वेबसाइट पे आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे आने वाले टाइम के अंदर, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही काउंसलिंग की विंडोज ओपन होती है मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अभी क्या है, जब हम काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है, जो कि आपको एज इट इज वही भरना है। अगर आप वही भरोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो आपने नीट के फॉर्म में लगाया था। नीट का फॉर्म जब आपने फिल करा था, जो जो मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल डाला है, सब कुछ आपको वही डालना है, सेम डालना है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, ठीक है। उसके बाद में 2025 की जो सीट्स है, नीट 2025 की जो सीट्स होती है, सीट का रिजर्वेशन लग रहा होता है। तो अभी क्या है, हमारे पास में OBC जो कैटेगरी है उसके अंदर 27% का रिजर्वेशन इनको मिल रहा होता है, SC वालों को 15% का, ST वालों को 7.5% का, और जो हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनके पास 5% का रिजर्वेशन होता है। ये रिजर्वेशन होता है सीट का, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, काउंसलिंग में बैठने के लिए हमारे पास एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो है क्वालिफाइंग मार्क्स। नीट के अंदर तुम्हारे क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए, अब वो चाहे कितने भी हों। अब पिछले साल अगर देखें तो देखो कभी कभार 113 होते हैं, कभी कभार 120 होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी टफनेस लेवल ऑफ द पेपर। अब इस बार कितने आएंगे वो NTA वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें पता चल जाएगा कि भाई देखो इतना इतना तुम्हारा नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो क्वालिफाई आप कर जाओगे। तो उतने पर्टिकुलर मार्क्स से ऊपर अगर आपके नंबर आए होंगे, अब ऑब्वियसली वो वाला रेंज जो है इस बार डाउन जाने वाला है। अगर मान लो 70 चला जाता है, 50 चला जाता है, 50 भी चला जाता है, तो 50 से ऊपर अगर तुम्हारे आएंगे तो ही तुम काउंसलिंग में बैठ पाओगे। मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, जरूरी नहीं 50 जाएगा, कुछ और भी जा सकता है। जस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर 50 गया तो इससे ऊपर में ही तुम बैठ पाओगे, इससे नीचे में नहीं बैठ पाओगे। मतलब जब तुम क्वालिफाई करते हो तो ही तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ अब स्टेप वाइज क्या है, देखो सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है MCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जब जैसे ही विंडो ओपन होगी रजिस्ट्रेशन करने की, तुम्हें वो टाइम देंगे, वो पूरा एक कंप्लीट ब्रोशर निकालेंगे, सब कुछ देंगे उसके अंदर कि भाई देखो इतने इतने पर्टिकुलर डेट है, इसके अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा। जब तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर तुम्हें अपनी डिटेल्स भरनी है, इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर तुम्हें चॉइस फिलिंग करना है। अब इस डेट के बाद में तुम्हारी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, लॉक हो जाएंगी, सीट अलॉटमेंट इस टाइम पे होगा, रिजल्ट तुम्हारा इस टाइम पे आएगा काउंसलिंग का। तो
तो ये सारी चीजें ना वहां पर लिखी होती हैं बाकायदा, ऐसे कोई रैंडमली चीजें नहीं हो रही होती हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है खुद का, जो आपके रोल नंबर हो गए, जो भी आपके जो चीजें हैं, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ मांग लेते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ, एंड देन आपको पेमेंट करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाती है। उसके बाद तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस को लॉक करना है। चॉइस फिलिंग क्या है कि भाई तुम्हें कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन कौन सी कॉलेज तुम्हारी प्रेफरेंस है, तुम्हें एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। अब वो प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें बनानी है, उसको लॉक करना है। देखो लॉक करना मत भूल जाना, लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे भूल जाते हैं, फिर वो प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो मानी नहीं जाती, वो रद्द हो जाती है। इसलिए लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लॉक करना है वो डेट सब कुछ मेंशन होती है उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो ब्रोशर रिलीज करेंगे, उसमें सब कुछ वो बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास में सीट अलॉटमेंट होता है, जैसे तुम्हारे पास में ये चॉइस फिलिंग या लॉकिंग करने के बाद में सीट अलॉटमेंट होगा, सीट तुम्हें मिलेगी, और तुम्हें उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई कौन से कॉलेज में तुम्हें सीट मिली है, और तुम्हें उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कोई भी फोटो, देखो फोटो कॉपीज रखनी जरूर है अपने पास में, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तुम्हें देखो 2025 का जो एडमिट कार्ड जो एनटी ने रिलीज करा है, वो एडमिट कार्ड जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एडमिट कार्ड की 3 से 4 प्रिंटआउट्स रखने हैं, काउंसलिंग में काम आएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अभी भी वापस से डाउनलोड कर लो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। अगर तुमने एक बार वहां लगा दिया एडमिट कार्ड, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे दे दिया है, और तुम घबरा रहे हो कि भाई मेरे पास तो नहीं है एडमिट कार्ड, मैंने तो दे दिया है, कोई नहीं, वापस से डाउनलोड कर लो। रिजल्ट जो तुम्हारा आएगा जैसे ही एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है वो तुम्हारा, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। जो तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए होता है, 12th का मार्कशीट चाहिए होता है, सीसी चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन चाहिए होता है, ये सारे चाहिए होते हैं। 8 पासपोर्ट साइज तुम्हारी फोटोग्राफ चाहिए होती है, एज इट इज वही होनी चाहिए जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तुम्हें मिलेगा कब, जब तुम्हें यहाँ पर जब चॉइस फिल कर लोगे, जब तुम्हें एक अलॉट होगी सीट, या पर्टिकुलर कोई कॉलेज अलॉट हुआ इस पर्टिकुलर स्टेट में या जगह पर, वो एक अलॉटमेंट लेटर तुम्हें ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे ही, एमसीसी की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का कि भाई कौन कौन से कॉलेज तुम्हें मिले हैं, वो मिल जाएगा तुम्हें उसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी है तुम्हारे पास, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जो अगर एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बनवा लो। गैप सर्टिफिकेट उनको लेना जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर दैट मीन्स कि अगर मान लो तुम 12th के बाद में ड्रॉप लिए, 12th के बाद अगर तुमने इस साल 12th करा, ठीक है, 2025 में तुमने 12th करा और 2025 में ही तुमने लिखा नीट का एग्जाम, तो तुम ड्रॉपर नहीं कहलाओगे। तुमने 2025 के अंदर लिखा एग्जाम 12th का, और 2026 के अंदर तुम पेपर देने जा रहे हो और 2026 की काउंसलिंग में बैठ रहे हो, तब भी तुम ड्रॉपर नहीं कहलाओगे। मतलब तुमने जस्ट 1 साल पहले कुछ ना कुछ तो किया था ना, 1 साल का कहीं गैप नहीं पड़ा, राइट। लेकिन मान लो कि तुमने इस साल तो 12th कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके अगले से अगले साल तुम काउंसलिंग में बैठ रहे हो, तो तुम्हारा जो ये 1 साल बीच में खराब हो रहा है, इसको तुम्हें बताना पड़ेगा भाई कहाँ खराब हो रहा है। इसका तुम्हें एक लेटर बनाना पड़ता है, या सर्टिफिकेट आप बोल दो, गैप सर्टिफिकेट जो तुम्हें कराना पड़ता है, जो इजीली बन जाता है। 10-15 रुपए का स्टैम्प पेपर आएगा, उसके थ्रू तुम्हें कोर्ट के थ्रू तुम्हारा ये बन जाता है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट तुम्हारा अगर तुम्हारे पास रिक्वायर्ड है, हेल्थ सर्टिफिकेट, तुम्हें कोई मेडिकल इश्यूज है तो तुम्हें वो भी चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगता है, देखो 2 प्रकार की फीस लगती है यहाँ पर, नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल फीस के अंदर जो हमारे पास में 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर नॉन रिफंडेबल फीस कौन सी होती है कि भाई जब तुम रजिस्टर करते हो काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले तुम्हें रजिस्टर करना जरूरी ना, जैसे लिंक आएगी सबसे पहले तुम रजिस्टर करोगे कि हाँ भाई हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होगी उसके लिए 1000 रुपीज लगते हैं, SC ST OBC PWD के लिए 500 रुपए लग रहे होते हैं। और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ऑल कैटेगरीज, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, SC ST OBC कितनी भी हो, 5000 रुपए तुम्हारी नॉन रिफंडेबल फीस होती है, वापस रिफंड नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस दी हुई है, ठीक है। और एक रिफंडेबल फीस होती है। रिफंडेबल फीस क्या होती है कि भैया देखो, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट तुम दे दो, ठीक है, जैसे नहीं होता हम कहीं कोई घर होता है हम रेंट पे लेते हैं, वो डिपॉजिट मांगते हैं हमसे, हम उसको लेट से 50,000 रुपए डिपॉजिट दे दिए, घर का किराया 15,000 रुपए, तो 15,000 भी हमें देने ही देने, वो तो हमारा रिफंड होगा नहीं, लेकिन 50,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। लेकिन वो बोलते कि भैया तुम 1 महीने के नोटिस पीरियड पे हो, 1 महीने पहले हमें बता देना कि तुम ये छोड़कर जा रहे हो, फ्लैट छोड़ के जा रहे हो, फिर हम आपको आपके पैसे वापस दे देंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि तुम्हें रिफंडेबल अमाउंट जो है तुम्हारा
वो अनरिजर्व्ड के लिए 10,000 रुपीज़ होता है जो वापस मिल जाता है तुम्हें, वहीं पर मिलेगा जिस अकाउंट से तुम्हारा पैसा कटा है उसी अकाउंट में तुम्हारा ये पैसा वापस भी आता है। SC ST OBC PWD के अंदर तुम्हारे 5,000 रुपए लगते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सारी कैटेगरी में 2 लाख रुपए लग रहे होते हैं। तो ये हमारा नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है जो कि वापस आ जाता है। अभी क्या होता है कि मतलब रिफंडेबल में भी ऐसा होता है कि मान लो कि तुमसे 2 लाख रुपए ले लिए गए। अब 2 लाख रुपए लेने के बाद मान लो तुमने काउंसलिंग कराई, तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी मिल गई या कॉलेज मिल गया, तो तुम अब एडमिशन ले रहे हो। अब एडमिशन तुमने ले लिया तो उसमें क्या होगा, ये 2 लाख रुपए एडजस्ट हो जाते हैं। तुम्हारी 1 साल की लेट्स से की फीस, एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, 3 लाख है, 3 लाख में से तुम्हारे 2 लाख जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, तुम ऐसे ही काउंसिल में बैठे और तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, तो तुम्हारे ये अमाउंट जो है तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, जहां से भी तुमने कट किया है वही अकाउंट में वापस पैसा आएगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग की जितने भी स्टेप्स होते हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले देखो 4 राउंड में काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसको मॉपअप राउंड भी कहते हैं, राउंड 4 जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, राउंड 1 स्टार्ट होगा, हमारे एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स रिलीज कराया जाएगा। एक पीडीएफ आएगा जिसके अंदर सारी चीजें बताई जाएंगी। भाई देखो इतनी इतनी तुम्हारे पास सीट्स हैं हर पर्टिकुलर कॉलेज में, वो सीट मैट्रिक्स आता है। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग लॉकिंग करनी है, तुम्हारे पास प्रोसेस आएगी सीट अलॉटमेंट की। प्रोसेस जैसी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा राउंड 1 का कि भैया देखो तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हुआ है, अब तुम्हें उस कॉलेज में जाना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मतलब अपने डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कराने हैं। एडमिशन लेना है तो ठीक है ले लो, डॉक्यूमेंट्स करा दो, तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगी वहीं पर राउंड 1 में। और मान लो अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को कॉलेज नहीं मिला, या तुम्हें लगता है कि मेरे को जो कॉलेज मिला है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं राउंड 2 में फिर से बैठना चाहता हूं, तो तुम उसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हो बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो राउंड 2 में भी तुम्हें सेम चीजें यहाँ पे करनी पड़ती है। हालांकि ये चीज जरूर है कि अगर राउंड 1 में तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो तुम राउंड 2 में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। यहाँ पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन वापस करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई बच्चा राउंड 1 में बैठा ही नहीं और राउंड 2 में डायरेक्टली वो बैठ रहा है, तो उस बच्चे को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ मे बी और मे बी नॉट लिखा हुआ है, बाकी सारी सेम प्रोसेस चलती है। अब देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग जब चलती है उसके बिल्कुल पैरेलली स्टेट काउंसलिंग भी चल रही होती है। राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग का सबसे पहले ऑल इंडिया वाली स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टेट वाली स्टार्ट होती है। क्योंकि देखो 15% सीट्स पहले ऑल इंडिया भरता है, उसके बाद बची हुई 85% होता है वो स्टेट भरता है। तो पहले राउंड 1 ऑल इंडिया का चलेगा, उसके बाद ये जब खत्म होगा फिर उसके बाद ये चलेगा राउंड 1 स्टेट का, फिर उसके बाद जब ये होगा उसके बाद चलेगा राउंड 2 ऑल इंडिया का फिर राउंड 2 इसका चलेगा, फिर इसका राउंड 3 चलेगा, फिर इसका राउंड 3 चलेगा, फिर इसका राउंड 4 चलेगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जिगजैग मैनर के अंदर। अब राउंड 1 के अंदर जो तुम्हारी फीस होती है, जो तुमने रिफंडेबल फीस दी है, ठीक है, वो पैसा रिफंड हो जाता है तुम्हारा। कि अगर तुम राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर जाते हो कि भाई नहीं मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो वो चीज तुम्हारी रिफंडेबल फीस मानी जाती है वहां पर। ऐसा नहीं कि वो बोल देंगे कि भाई हम तो नहीं देंगे, हमने तो तुम्हें राउंड 1 में कॉलेज दिया, तुमने नहीं लिया, तुम्हारी गलती है, तो हम तो तुम्हें रिफंडेबल फीस तुम्हारी जो नहीं देंगे तुम्हारी फीस। ऐसा नहीं होता है। राउंड 1 से अगर तुम राउंड 2 में जाना चाहते हो तुम्हारी रिफंडेबल फीस तुम्हें मिल जाती है। ऐसा नहीं है अगर तुम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो ही, नहीं लेते हो तो नहीं मिलती है। किस किस सिनेरियो में नहीं मिलती है उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। हर राउंड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। राउंड 4 जो होता है यूजुअली फिजिकल राउंड होता है, मतलब वहां ऑफलाइन प्रेजेंस आपको रखनी पड़ती है। और आप राउंड 4 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, घिसते पढ़ते आप राउंड 4 तक पहुंचते हो और कॉलेज मिल गया, इसके बाद आप छोड़ नहीं सकते हो कॉलेज को। अगर आपने इस कॉलेज को छोड़ दिया तो आपकी अगले साल की जो नीट की प्रिपरेशन है आप चाहे कर भले ही लो, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगले साल की नीट काउंसलिंग में आप बैठ नहीं पाओगे। ये होता है राउंड 4 का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। ये चीज होती है। अब चॉइस फिलिंग जब तुम कॉलेज के अंदर कर रहे हो तो कॉलेज की चॉइस फिलिंग में हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए हो हमेशा टॉप कॉलेज को प्रायोरिटी रखनी है। अगर तुम्हारा एम्स में नहीं भी हो रहा होगा, एम्स दिल्ली में, तो भी तुम्हें एम्स दिल्ली ऊपर ही डालना है। टॉप कॉलेजेस तुम्हें हमेशा ऊपर डालनी है। देन तुम्हारी मीडियम कॉलेज तुम्हें लगता है कि हाँ शायद हो सकता है, देन तुम्हारी लोएस्ट कॉलेजेस जो तुम्हें लगता है कि हाँ शायद इसमें भी हो सकता है, तो वो वाली कॉलेज कुछ इस तरीके से डालनी है। हमेशा टॉप कॉलेज ऊपर, मीडियम कॉलेज, फिर लो कॉलेज, इस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद चॉइस को लॉक करना है। लॉक करना नहीं भूल जाना। वो पर्टिकुलर डेट वो खुद ही अपने ब्रोशर में लिख के भेजते कि इस पर्टिकुलर डेट पे तुम्हारी चॉइस लॉकिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑल इंडिया राउंड 1 में क्या होता है, इस राउंड को हम फ्री एग्जिट राउंड भी कहते हैं। फ्री एग्जिट राउंड का मतलब है कि भाई देखो तुम्हें राउंड 1 में कॉलेज मिला, ठीक है, अब तुम सेटिस्फाई नहीं हो,
उससे सेटिस्फाई नहीं हो कि भाई मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मुझे वापस से काउंसलिंग राउंड 2 में बैठना है सो दैट मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम कॉलेज में जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर और तुम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, मतलब अपग्रेडेशन का मतलब अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुए उस पर्टिकुलर कॉलेज से तो तुम अपग्रेड करा लो अपने कॉलेज को, ठीक है। कि भाई मुझे कोई एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है, ऑल इंडिया के थ्रू, अगर मुझे मिल गया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए, है ना, तो तुम अपग्रेड करा सकते हो कुछ इस तरीके से। या फिर मान लो तुम्हें कॉलेज मिल गया, तुम सेटिस्फाई हो चुके हो और तुम कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, एडमिशन लोगे, कहानी खत्म, यहाँ पर तुम्हारी कहानी खत्म है। इसके बाद तुम्हें राउंड 2, 3, 4 कुछ नहीं देखना, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुम अपने मस्त अब पढ़ाई करने के लिए आना। जिसका नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हुआ है, वो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देंगे कॉलेज के अंदर जाकर। और जिसको कॉलेज मिल गया है लेकिन वो कॉलेज में ही नहीं आया, रिपोर्ट ही नहीं करा कॉलेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर नहीं आया है, और या फिर वो आ गया है कॉलेज में, रिपोर्ट कर दिया, बट वो रिजाइन करना चाहता है उस कॉलेज से, मतलब टाटा बाय बाय कहना चाहता है, भैया हम तुम्हारी इस कॉलेज में नहीं आएंगे, हम किसी और में जाना चाहते हैं, वो रिजाइन करना चाहता है। तो भाई एमसीसी तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि चलो ठीक है, तुमने राउंड 1 में तुम रिजाइन करना चाहते हो, हम तुम्हारी बात की वैल्यू रखते हैं, तुम्हें फ्री एग्जिट देते हैं, मतलब तुम्हारा रिफंडेबल फीस अभी भी मान्य है। अगर तुम किसी राउंड 2 में पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हें ये रिफंडेबल फीस मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, वापस एडमिशन लेने के बाद तुम्हारी ये एडजस्ट कर लेंगे हम। और नहीं भी अगर तुम्हारा एडमिशन हुआ तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फ्री एग्जिट बस इस राउंड में ही मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता है, एक ही राउंड में मिल रहा होता है। तो भाई तुम्हारा जो है ना उस तरीके से मतलब रिजाइन वगैरह कर देते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी रिफंडेबल फीस लागू होती है। मान लो तुम्हें कॉलेज ही नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला तो ऑब्वियसली राउंड 2 के लिए में जाना है, एलिजिबल हो जाओगे, उसके लिए तुम्हें कोई नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो तुमने एक पहली बार ही करा था वही चलता रहेगा। कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है बताऊंगी अभी। रजिस्ट्रेशन अगर तुम्हें मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा तब तक भी तुम्हें सीट नहीं मिलती और तुम चाहते हो मैं स्ट्रे वैकेंसी में भी बैठूं, तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए हमेशा तुम्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन लगेंगे, वहां तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद तुम तीनों राउंड्स में बैठ सकते हो, बट स्ट्रे वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास में हो जाती हैं। और ये बात हमेशा आपको याद रखनी कि राउंड 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हर राउंड में आपको अपनी चॉइस फिलिंग डिफरेंट करनी है। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई वही प्रेफरेंस लिस्ट आप राउंड 2 में लागू कर लेंगे, नहीं होता ऐसा। राउंड 1 में ही लागू होगी, राउंड 2 के लिए तुम्हें दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म होगा, स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी तुम्हें फ्री एग्जिट मिलता है, स्टेट वाले भी यही करते हैं, फ्री एग्जिट तुम्हें दे रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने रिपोर्ट नहीं करा कॉलेज में आके या तुमने रिजाइन कर दिया तो तुम राउंड 2 में आराम से बैठ सकते हो, हम तुम्हें फ्री एग्जिट देते हैं, है ना, तो तुम दूसरे कॉलेज के लिए जा सकते हो, मतलब हमारा कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हमें तुम्हें मतलब यहाँ पर फ्री एग्जिट तुम्हें यहाँ पर मिल रहा होता है। अब हमारे पास में जो 15% यहाँ पर राउंड 1 में जो 15% सीट फिल हो गई है, उस 15% के बाद बची हुई जो 85% सीट्स होती हैं वो यहाँ पर फिल होती हैं स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 में। सारी की सारी नहीं हो जाती फिल, ऐसा नहीं 1000 की 1000 ही तुम्हारे राउंड 1 में ही फिल हो गई, राउंड 1 में ऑल इंडिया के थ्रू भी फिल हो गई, स्टेट के थ्रू भी फिल हो गई, पूरा वो कॉलेज ही फिल हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर सीट्स फिल होती है, फिर वो राउंड 2 में भी जाती है, राउंड 3 में भी जाती है, ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराओगे तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही स्टेट का होना चाहिए, मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू नहीं कर सकते हो, खराबी हो सकती है तुम्हारे साथ, है ना, बहुत दिक्कत तुम फेस कर सकते हो अगर तुमने ऐसा किया, मल्टीपल स्टेट्स के लिए अप्लाई करा, मल्टीपल स्टेट्स के लिए, एक ही स्टेट के लिए। उसके बाद तुम्हारी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में, लेट्स से कि तुम्हें अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया राउंड 1 में तो तुम्हें जाने क्यों राउंड 2 में, अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम जाओगे राउंड 2 में। तो कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं राउंड 2 में? जिनको कॉलेज नहीं मिला राउंड 1 में, दूसरे वो जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, मतलब वो फ्री एग्जिट होकर आए हैं वहां से, है ना, वो एडमिशन नहीं कराए थे, वो उनको फ्री एग्जिट मिल गया था, ठीक है। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा था कि भैया हमें तो बेकार कॉलेज मिला है, हमें नया अच्छा कॉलेज चाहिए, अपग्रेड करा लो। चौथा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, वो राउंड 2 में ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों बच्चों को नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन करने की ऑब्वियसली जरूरत है। सीट अलॉटमेंट, अगर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा राउंड 2 का तो सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए चले जाओगे तुम, और राउंड 3 में जाने के लिए तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी, कुछ नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई नई फीस पे नहीं करनी है, बस चॉइस फिलिंग हर राउंड में नई नई करनी है, हर राउंड में प्रेफरेंस लिस्ट नई नई बनने वाली है, इस बात का ख्याल रखना है ठीक है। उसके बाद मान लो दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई तुम्हें कॉलेज मिला,
ठीक है, एक तो है तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो तुम्हें राउंड 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और या फिर तुम्हें कॉलेज मिला, कॉलेज मिला तो अगर कॉलेज मिलने के बावजूद भी तुमने रिपोर्ट नहीं करा है, अब की बार देखो, एक बार ये लोग चांस देते हैं कि चलो तुम ठीक है फ्री एग्जिट कर लो, दूसरी बारी में चांस नहीं मिल रहा है। राउंड 2 में अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला और तुमने रिपोर्ट मतलब कॉलेज मिला और तुमने रिपोर्ट नहीं करा, तो तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, मतलब तुम्हें नया रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा अगर तुम्हें राउंड 3 में बैठना है तो, ठीक है, और जो तुम्हारी रिफंडेबल फीस है वो यहाँ पर नॉट रिफंडेबल बन जाएगी। तो यहाँ पर तुम कॉलेज में रिपोर्ट अगर फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं हुए कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेकर तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर तुम फिजिकली प्रेजेंट हो कॉलेज में और तुम कहते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, तो यू कैन अप्लाई फॉर अपग्रेड, राउंड 3 में तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम कॉलेज में ही नहीं गए, तुमने रिपोर्ट ही नहीं करा, बिल्कुल दबा दिया उस चीज़ को, तो भैया तुम्हें नया और फिर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यार मुझे तो कॉलेज चाहिए था, मैंने तो रिपोर्ट नहीं करा, इसमें मुझे नया कॉलेज चाहिए अब, तो भैया वहाँ कुछ नहीं होगा, वहां तुम्हारी फीस नॉट रिफंडेबल हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें नया रजिस्ट्रेशन फीस, वापस से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर तुम्हें राउंड 3 में बैठना है, वापस से तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी, जो नॉट वो रिफंडेबल वाली फीस थी ना 10,000 रुपए या जितना भी 1,000 रुपए, वो वापस से तुम्हें भरने पड़ेंगे। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए किसी इंसान ने 2 लाख जमा कराए थे और उसने रिपोर्ट नहीं करा राउंड 2 के बाद में, तो उसके 2 लाख गए। अब आओ तुम वापस से फ्रेश स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन भी करो और नया फीस भी पे करो, फिर तुम राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। ये तुम्हें एक चांस देते हैं ये लोग। और अगर मान लो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तुम्हें कोई अपग्रेड मतलब अगर तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज लिया, उसमें तुमने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, सब एडमिशन करवा लिया, तो अब तुम अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कांट अपग्रेड, ऐसा नहीं है कि तुम अपग्रेड कर सकते हो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। जब तक एडमिशन नहीं लिया है, जस्ट फिजिकली प्रेजेंट हुए वहां पर, रिपोर्टिंग ही करी तुमने, तब तुम अपग्रेड करवा सकते हो। बट एडमिशन होने के बाद तुम अपग्रेड नहीं करा सकते हो। और अगर तुमने कॉलेज छोड़ दिया, एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ दिया, तो भैया तुम राउंड 3 के लिए तो कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और फिर सोचो कि राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होगे, मतलब तुम्हें ओवरऑल कहीं पे कॉलेज मिलने नहीं वाला है। ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम राउंड 3 में जाओगे, इसको मॉपअप राउंड कहते हैं, यहाँ पर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशंस हो रहे होते हैं। अब क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो अगर तुमने 1 और 2 राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करा, 3 में आना चाहते हो तो नया से वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बच्चे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला था, वो राउंड 3 में फिर से आए हैं, तो उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से राउंड 3 में बैठ सकते हैं। और जो बच्चे जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा, कॉलेज मिला था रिपोर्ट नहीं करा भैया, है ना, वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, और उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। या मान लो जिनको रिपोर्ट भी कर दिया था, एडमिशन भी ले लिया था, है ना, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया वहां से, ठीक है, एडमिशन ना लिया मतलब रिजाइन कर दिया हो, या फिर तुमने रिपोर्ट ना करा हो, तो इस केसेस में भी तुम राउंड 3 में आ सकते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट, अगर तुम्हारा राउंड 3 का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, राउंड 3 का रिजल्ट आएगा तो देखो, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली तुम राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो तो सिंपल सा है, जिसमें जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अंडर आती हैं उसके, और ऑफलाइन काउंसलिंग वहां पर होंगी उस पर्टिकुलर जगह पे जाके। अब तुम्हें कॉलेज मिल जाता है तो 2 सिनेरियोज होते हैं। एक, कॉलेज अगर तुम्हें मिला और तुमने एडमिशन नहीं लिया और तुमने कॉलेज छोड़ दिया, अगर तुमने राउंड 3 में ऐसी हरकत करी कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया, है ना, और मतलब कॉलेज तुम्हें अलॉट किया गया था लेकिन तुमने कॉलेज छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है, तो तुम्हारी काउंसलिंग की प्रोसेस रुक जाएगी, काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, फिर तुम्हारी काउंसलिंग की प्रोसेस से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। मान लो तुम्हें कॉलेज मिल गया और तुम्हें एडमिशन भी मिल गया, लेकिन फिर तुम कहते हो भैया नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना, लेफ्ट, अगर तुमने कॉलेज छोड़ा तो तुम ऑब्वियसली काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। हाँ, और एक और चीज, ये कोई फ्री एग्जिट नहीं है, मुफ्त का काम नहीं है, पैसा लगता है। राउंड 1 में पैसा नहीं लगाया, खाली एक चांस देते हैं वो ना पैसा लगने के, उसके बाद की जितने भी राउंड आएंगे सब में पैसा लगेगा। और जो तुम्हारी रिफंडेबल अमाउंट है ना, फिर तुम आस्क नहीं कर सकते हो कि भैया हमने तो कॉलेज छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है, अब आप एक काम करो हमारा रिफंडेबल अमाउंट तो हमें दे दो, वो नहीं देंगे। और ऊपर से तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर भी करेंगे अगर तुमने राउंड 3 में भी ऐसी हरकत करी तो। ठीक है, और राउंड 2 में अगर ऐसी हरकत करी तो चलो वो तुम्हें दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि भाई तुम वापस से रजिस्ट्रेशन कर लो। राउंड 3 में ऐसी हरकत करी, तुमने कॉलेज छोड़ दिया, तो तुम्हें वो वापस रजिस्ट्रेशन भी नहीं करने देगी नेक्स्ट फ्री वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रख के चलनी है कि भैया देखो इस तरीके से तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ना है, तुम्हें जो भी कॉलेज मिल रहा होता है तुम ले लो, ऐसा नहीं कि तुम कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज ले लो, रिपोर्ट करो वहां जाकर, कॉलेज ले लो। तुम्हें नहीं सूट कर रहा है राउंड 1 में तो अपग्रेड करा लो, राउंड 2 में नहीं कर रहा राउंड 3 के लिए अपग्रेड करा लो, राउंड
3 के लिए जब तुम अपग्रेड करा लोगे तो राउंड 3 में देखो तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन उसके बाद भाई ऐसा नहीं होता कि तुम कॉलेज में ही मतलब बिल्कुल मतलब ऐसी हरकतें कर दोगे तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर निकाला जाना पड़े, मतलब निकाला जाना पड़े, ठीक है। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड आता है जो लास्ट रजिस्ट्रेशन राउंड होता है, जहां पर तुम्हें नए रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, ठीक है। अब दो हमारे पास में सिनेरियोज हो सकते हैं स्टे वैकेंसी के लिए। या तो तुम्हें नहीं मिला कॉलेज, नहीं मिला तो भाई ठीक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर किसी और करियर ऑप्शन की तरफ चल रहे होंगे। करियर ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको आइडियाज मिलते रहेंगे, वीडियोज आती रहेंगी और हर एक करियर ऑप्शन को मैं प्रैक्टिकल मैनर में बताऊंगी कि क्या क्या होना है, ठीक है, कैसे कैसे होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर तुम्हें अलॉट हो गई कोई कॉलेज, अलॉट हो गई और तुमने चुपचाप जाके ले ली, एडमिशन करा लिया, तो तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो गई और तुम्हारा एडमिशन हो गया है, बल्ले बल्ले। अगर मान लो फिर तुमने ऐसी हरकत करी भाई, रिपोर्ट नहीं करा तो अब तुम्हें नीट की इस बार की काउंसलिंग से तो निकाला ही जाएगा, वो तो है ही। नेक्स्ट ईयर भी तुम नीट अगर दे दोगे वहां की काउंसलिंग में भी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा भाई। और रिफंडेबल मनी जो है वो तो तुम्हारे अकाउंट में आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान हमें रखना होता है। उसके बाद यार जब जैसे तुम्हारे कंप्लीट स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा होता है, तो स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट कोटा का और ऑल इंडिया कोटा का इक्वल टाइम पे चल रहा होता है, मतलब इनमें ज्यादा गैप नहीं होता है, क्योंकि राउंड 3 तक आते आते तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस छोड़ता ही नहीं है एमसीसी कि भैया तुम कॉलेज छोड़ो। राउंड 3 में अगर तुम कॉलेज छोड़ देते हो, तुम्हारे पास ये सब चीजें होती है आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, तुम्हें काउंसलिंग से बाहर निकाला जाता है। हाँ, जिसको कॉलेज नहीं मिला केवल वही एलिजिबल होता है स्टे वैकेंसी के लिए, ये बच्चे नहीं एलिजिबल होते। तो अगर कॉलेज मिल रहा है तो चुपचाप ले लो, नहीं मिल रहा है तो जाओ स्टे वैकेंसी में, ठीक है। तो राउंड 3 तक ये सिनेरियो कर देते, तो इसमें ज्यादा बच्चे फिर ऐसा नहीं होता कि वो स्टे वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, वही करते हैं जिनको नहीं मिला। इसलिए स्टे वैकेंसी राउंड जो ऑल इंडिया का होता है, स्टेट का होता है, वो इक्वल टाइम पर होता है, सेम टाइम पर होता है। तो अभी क्या होता है, जब जैसे ही सारे बच्चे अलाउ मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से जो काउंसलिंग हो रही है और जो स्टेट कोटा से हो रही है, इनको भाई आपस में सब पता होता है। ऑल इंडिया वाले को स्टेट का पता है, स्टेट को ऑल इंडिया का पता है कि अगर मैं जाके किसी पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन ले लेती हूँ, लेट्स से कि भाई मैंने ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, और मैंने साथ साथ में राउंड 3 के अंदर राउंड 3 करवाने के बाद मैंने स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि राउंड 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने स्टे वैकेंसी के लिए भी पार्टिसिपेट कर लिया और स्टेट कोटा के लिए भी हमने पार्टिसिपेट कर रखा है। अगर स्टेट कोटा में मुझे सीट अलॉट हो जाती है तो एमसीसी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा आपको स्टेट वैकेंसी से। मतलब इनको भाई पता होता है कि अगर इस पर्टिकुलर बच्चे को इस पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेज मिल गई है, जिसने स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करा था, है ना, और जिसने ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अप्लाई करा था, दोनों काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा था, और अगर इसको स्टेट में कॉलेज मिल गई है तो इसको इस वाली कॉलेज से ऑटोमेटिकली निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, है ना, ऑल इंडिया में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चीजें होती हैं। उसके अलावा देखो, ये तो था ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं। स्टेट काउंसलिंग में कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस ही है, कुछ ज्यादा प्रोसेस अलग डिफरेंट नहीं होती है। सब स्टेट की अपनी अपनी खुद की वेबसाइट होती है, आपको खुद की वेबसाइट देखनी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको उस वेबसाइट पे जाना है और काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन होते हैं, एमसीसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। आपको अगर स्टेट काउंसलिंग के लिए अपडेट्स देखने हैं तो एमसीसी की वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं मिलेगा, सारी अपडेट्स आपको इस स्टेट वाली काउंसलिंग मतलब स्टेट वाले वेबसाइट पे ही मिलने वाले हैं। और आपकी चॉइस फिलिंग भी सेपरेट होगी, हर काम सेपरेट होता है, एमसीसी से कोई भी रिलेशन नहीं होता इनका, ठीक है। आयुष काउंसलिंग आपके पास में अगर आपको करवानी है, क्योंकि नीट के थ्रू ही आयुष वाले कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है, अगर ये काउंसलिंग करानी है तो आपकी ये पर्टिकुलर बॉडी है AACCC, ये पर्टिकुलर बॉडी आपकी आयुष काउंसलिंग कराती है। इसकी वेबसाइट पर्टिकुलर डिफरेंट होती है हमारे पास में, AACCC.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है आयुष काउंसलिंग के लिए। तो BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, है ना, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, इन कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो आयुष काउंसलिंग के थ्रू। और मान लो भैया अगर फिर भी तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता और तुम कोई और डिफरेंट करियर पाथ ही चूज करना चाहते हो, एकदम ही डिफरेंट, चाहे वो मेडिकल में हो चाहे वो नॉन मेडिकल में हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बताऊंगी कौन कौन से डिफरेंट करियर पाथ होंगे। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर करियर के बारे में फुल डिटेल नॉलेज चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल वाली वीडियो लेकर आऊंगी। बीट BSc नर्सिंग, बीट आपको
किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए, बीएससी की रिगार्डिंग चाहिए, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं, फार्मेसी चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और हमेशा याद रखना, लाइफ खत्म नहीं होती भाई नीट एग्जाम के बाद में, नीट एग्जाम के बाद में लाइफ शुरू होती है। अब नए पर्सन बन के निकले हो तुम, अगर हो गया तो अच्छी बात है, हम नए पर्सन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, नहीं हुआ है तो आप अपने आप को ऐसे मानो कि भाई तुम और ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, अब और कुछ भी दुनिया में उखाड़ सकते हो, डॉक्टर कुछ नहीं है उसके आगे, ऐसा समझो। अपने आप को डिग्रेड मत करो कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब ऐसा नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में भी बताने लग जाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दिमाग में, कैसे कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्लीज बना के रखना अपने पास में। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, या कोई और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, प्लीज इनको बना लीजिए। मूल निवास पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया, अभी के अभी तुरंत बना लो, इनमें डिले मत करो, वरना पछताना पड़ जाएगा बाद में, बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगी भाई, जल्दबाजी हो जाएगी, उसमें नहीं बना पाओगे। अभी अप्लाई करोगे ना तब जाके भाई इनको बनने में भी टाइम लगता है, 10-15 दिन लग जाते हैं, कभी कभार ज्यादा भी लग जाते हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी अप्लाई करो इनको, इनके लिए। एंड काउंसलिंग से पहले पहले अपने हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।